हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास का हम लोग सारांश देखने वाले हैं, जो कि आपके संस्कृत के पेपर में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का पूछा जाता है और यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास पर जो सारांश लिखने के लिए आता है, हर साल आता है। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए यह बोर्ड एग्जाम सन 2022 में भी जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवि कुलगुरु कालिदास पर जो सारांश है बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, सरल शब्दों में बताऊंगा। आप लोग उसी प्रकार से नोट कीजिएगा, उसी प्रकार से याद कीजिएगा और जाकर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 4 में 4 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 4 नंबर जल्दी से लूट लो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी 4 में 4 पा सकते हैं। बहुत ही सरल है अगर थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, और इस बार यही प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है कि यह इस बार यही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालना है? कवि कुलगुरु। ठीक है, क्या? कवि कुलगुरु। अब इसमें आपको कवि कुलगुरु जो कालिदास थे उनका परिचय देना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है महाकवि कालिदास जो थे संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि सारांश होता क्या है। सारांश का मतलब होता है जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर को मिलाकर आप सारे का अंश मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं शॉर्टकट में लिखते हैं, उन्हीं को सारांश कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सारा चैप्टर मिलाकर जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी जानने वाली बातें हैं, सिर्फ उन्हीं को बताना ही सारांश कहा जाता है। तो कवि कुलगुरु का परिचय देना है। तो महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, उनकी कृति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस महान कवि के ठीक है, इस महान कवि के रूप में इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। ठीक है, इनके जन्म स्थान और जो इनका कुल था या काल था, इनके जो मतभेद है बहुत ही ज्यादा मतभेद है। अभी निश्चय नहीं हो पाया कि इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, काल क्या था, कुल कौन सा था, इसमें अभी भी मतभेद है। ठीक है, इन्होंने अपनी कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। जितने सारे इन्होंने कृतियां लिखी, किसी में भी अपने इन्होंने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है अभी तक। ठीक है, समीक्षकों ने अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये आपको कवि कुलगुरु हेडिंग डालकर इतने सारे वर्ड्स लिखने होंगे। ठीक है, अगला आपको हेडिंग डालना है जन्म, समय एवं स्थान। जन्म, समय एवं स्थान, ये आपका दूसरा हेडिंग है। देखिए, कालिदास विक्रमादित्य के क्या थे? सभा रत्न थे। ठीक है, कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। ठीक है, इस महान कवि को इस महान कवि को सभी अपने अपने इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं तो कुछ बंगाल में, अनेक आलोचक इनका जन्म स्थान उज्जैन भी मानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान अभी भी मतभेद है। सभी विद्वान जो होते हैं अलग अलग तरीके से इनका जन्म स्थान मानते हैं। कोई कश्मीर मानता है तो कोई बंगाल मानता है तो कोई उज्जैन मानता है। लेकिन अभी निश्चय नहीं हो पाया कि इनका जन्म स्थान आखिर कहाँ था। तो इतने सारे वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हेडिंग है कुल। ठीक है, हमने अभी तक कवि कुलगुरु कालिदास का परिचय देखा, फिर जन्म स्थान एवं समय देखा, अब कुल देखेंगे। तो अगला हेडिंग है कुल। ठीक है, कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राह्मण कुल उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, इनकी कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राह्मण कुल उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, ये शिव उपासक थे। ये कैसे थे? ये शिव उपासक थे, फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। ठीक है, फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। ठीक है, तो यही कुल में आपको लिखना है इतने वर्ड्स। अगला आता है इनकी रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी? तो कालिदास ने रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम
और कुमार संभवम नामक दो महाकाव्य। ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभवम नामक दो महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार नामक दो गीति काव्य। ठीक है, तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटकों की रचना की। ठीक है, तो इन्होंने इतने सारे रचनाएं की है। रघुवंशम और कुमार संभवम नामक दो महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतु संहार नामक दो गीति काव्य, तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटकों की रचना की। अगर आपको इनके बारे में भी लिखना है कि रघुवंशम में क्या हुआ था, कुमार संभवम में क्या हुआ था, तो आप एक एक सेंटेंस लिख सकते हैं। इससे आपका जो ये सेंटेंस हो जाएगा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इससे आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस लिख दीजिएगा कि रघुवंशम में क्या हुआ था, कुमार संभवम में क्या हुआ था। हर इनके एक रचनाओं में जो भी थोड़ा बहुत होगा लिख दीजिएगा। अगली है हेडिंग हमारा काव्य सौंदर्य, और लास्ट हेडिंग है। ठीक है, काव्य सौंदर्य, क्योंकि अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा लिखना भी होगा। ठीक है, काव्य सौंदर्य। कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। ठीक है, कालिदास के काव्यों में प्रधान जो रस है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ठीक है, शेष करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि है। किस रीति के हैं? वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं कालिदास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वे अलंकारों के विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। ठीक है, तो इतने सारे आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है। तो अगर आप लोग इतने सेंटेंस लिखते हैं, इतने वाक्य लिखते हैं, तो आपको 4 में 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 में 4 दिया जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा तो लिखना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 10 की ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।